नमस्कार, मेरा नाम आस्था है और आपका बहुत बहुत स्वागत है दूसरे भाग में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यानी उद्यमिता पर जो हम बातचीत कर रहे हैं उस सीरीज में। तो पिछले भाग में हमने बात की कि उद्यमिता है क्या, उद्यमी क्या करता है और उसके अलग अलग एलिमेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट हैं। और हमने कई सारे उदाहरण भी देखे कि आपके आजू बाजू आस पास आपके मोहल्ले में कौन कौन कैसे कैसे शुरुआत करके उद्यमी बने। और हमने ये भी देखा कि उद्यमिता कैसे एक साइंस भी है और आर्ट भी है। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल प्रक्रिया के मुताबिक होनी चाहिए, उसके सिस्टम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, और फिर उसमें आप अपना कौशल ला करके कैसे नयापन ला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे बात की तो मैं आशा करती हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्या है उद्यमिता, उद्यमी किसे कहते हैं, कैसे आइडिया जनरेट किया जा सकता है, कैसे किसी अवसर को पहचाना जा सकता है जिस पर कि आप अपना उत्पाद या अपनी सेवा को बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज ये समझते हैं, आपने एक टर्म सुनी होगी बहुत ज़्यादा जब भी एंटरप्रेन्योरशिप व्यवसाय की बात आती है, स्टार्टअप, है ना? बहुत ज़्यादा बात होती है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं और कई अलग-अलग जगहों पर स्टार्टअप का प्रयोग किया जाता है। तो स्टार्टअप क्या है? क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का ही हिस्सा है? ये दोनों अलग हैं, एक हैं, क्या है? तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों टर्म्स यूज़ की जाती हैं, कई बार एक दूसरे की जगह भी यूज़ कर लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, पर इनमें कुछ थोड़ा-सा फ़र्क है। और वो क्या है, कैसे ये जुड़े हुए हैं और फ़र्क कैसे है, वो अभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो दोनों के अंदर जो एक समानता है, एक सी चीज़ जो है वो ये है कि दोनों में नया बिज़नेस, नया व्यवसाय शुरू करना, ये है। तो चाहे आप उद्यमी हैं, चाहे आपका स्टार्टअप है, स्टार्टअप के फाउंडर हैं आप, दोनों ही केसेस में नया व्यवसाय शुरू हो रहा है। तो ये तो एक समानता है, लेकिन उसके बावजूद दोनों में कुछ बड़े-बड़े अंतर भी हैं। वो अंतर किन जगहों पर हैं? वो अंतर हैं दोनों के अलग-अलग उद्देश्यों पर। एक एंटरप्रेन्योर, उद्यमी जब अपना व्यवसाय शुरू करता है और जब एक स्टार्टअप शुरू होता है, तो उनके उद्देश्य बहुत उनमें महत्वपूर्ण अंतर होता है। उनके रिस्क लेने की, जोखिम लेने का जो स्तर है, उसमें भी बहुत अंतर होता है, तो रिस्क लेवल हो गया। और साथ ही में जो तरीका है, अलग-अलग अप्रोच जिसे बोलते हैं बिज़नेस को बढ़ाने में, व्यवसाय का निर्माण करने में और उसका फिर विस्तार करने में, उसको बिल्ड करने में और फिर उसका विस्तार करने में जो अलग-अलग दृष्टिकोण होते हैं, वो भी इनको अलग करते हैं। तो आगे जब हम बात करेंगे तो आप ये देख पाएँगे कि कैसे उनके उद्देश्य अलग हैं, कैसे उनके जोखिम लेने का स्तर अलग है, कैसे उनका दृष्टिकोण अलग है, कैसे वो विस्तार करने के बारे में जब सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो वो अलग है। और ये इन दोनों को अलग बनाता है, जबकि दोनों में ही नया व्यवसाय शुरू हो रहा है। तो देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और फिर हम उसी के कनेक्शन में देखेंगे कि एक स्टार्टअप क्या है। आप ऑलरेडी हम कल बात कर चुके हैं पिछले भाग में कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो सीधी-सी बात है, नया व्यवसाय शुरू करना और फिर उसको चलाना। ये एंटरप्रेन्योरशिप है, जहाँ आपने कोई नीड, कोई ज़रूरत को पहचाना, शुरुआत की, अब आप उसे चला रहे हो, मैनेज कर रहे हो। ठीक है? नाउ एक उद्यमी रिस्क्स लेगा, वो कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई ज़रूरत को पहचानेगा या कोई नई चीज़ ही बनाएगा, तो वो भी होगा। और उसके बाद में उसके मुताबिक जब वो ज़रूरत पहचानी, उसके मुताबिक कोई उत्पाद या कोई सेवा लेकर आएगा ताकि वो ज़रूरत पूरी हो सके। ये एक उद्यमी का काम करने का तरीका है, उसकी सोच है, इस तरीके से वो मार्केट में, बाज़ार में व्यवसाय की शुरुआत करता है। और
कितने लोग हैं कंपनी में, उसके साथ कितने लोग जुड़े हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक उद्यमी अकेले भी शुरुआत करके काफ़ी वक्त तक अकेले भी काम कर सकता है, कई लोगों ने ऐसा किया। और हो सकता है धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत है कोई जुड़ गया, धीरे धीरे टीम बनी। कई ऐसे उद्यमी हैं जो आज भी 2 लोगों के साथ ही अपना कार्य कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी टीम होगी, कंपनी का साइज़ क्या होगा, इस बात का कोई ख़ास प्रभाव एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता में नहीं पड़ता है। एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता कई सारे व्यवसायों को, मतलब ये इतना बहुआयामी और इतना व्यापक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी अवधारणा है जो छोटे-छोटे बिज़नेसेस, लोकल जो बिज़नेस होते हैं, जो हमने कई उदाहरण देखे थे, लोकल ठेले वाला हो गया, लोकल फूड ट्रक हो गया, लोकल सैलून है, कोई चला रहा है, पार्लर, वो हो गया। वहाँ से लेकर के बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़, वो सब इसके अंतर्गत आ सकती हैं, उन सभी को संदर्भित करता है उद्यमिता। तो ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। वहीं पर अगर आप स्टार्टअप की बात करोगे, तो स्टार्टअप किसे कहते हैं? एक नए तरीके के नए व्यवसाय को जो अपने ग्रोथ के या अपनी बड़ी अर्ली स्टेजेस में है, अपने डेवलपमेंट की, अपने आगे बढ़ने की इनिशियल स्टेज पे है, एकदम शुरुआती स्टेज पर है। उसे इसीलिए नाम भी ये है स्टार्टअप। तो अभी शुरू हुआ है, एकदम जो शुरुआती स्टेज पे है। लेकिन इसका फोकस बहुत क्लियर होता है, जो कि अलग है एंटरप्रेन्योर से। वो ये है कि रैपिड ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, यानी कि फोकस या ध्यान किस पर केंद्रित होता है एक स्टार्टअप का? वो होता है कि तेजी से विकास हो। तो जितने स्टार्टअप आप देखेंगे, कभी भी अगर आप वहाँ जाएंगे, तो वहाँ का कल्चर जब आप देखेंगे तो भी वो बहुत फास्ट पेस्ड होता है, यानी कि बड़ी तेजी से काम हो रहा होता है, क्योंकि पूरा ध्यान इस पर होता है कि तेजी से आगे बढ़ें। तो इसलिए तेजी से विकास एक चीज, और दूसरा, आम तौर पर आप जितने स्टार्टअप देखेंगे वो किसी एक समस्या, किसी एक जरूरत के लिए एक समाधान का प्रस्ताव होता है, तकनीकी समाधान। तो मान लीजिए कोई लॉजिस्टिक सर्विस दे रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से ट्रकें चलेंगी, गाड़ियां चलेंगी, कुछ उससे रिलेटेड है। एक कोई स्टार्टअप है जो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल, मतलब कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रैवल, टूरिज्म, पैकेजेस, ट्रैक्स, इन सब को कर सके, तो सभी जगहों पर कैसे तकनीक की मदद लेके वो कर सके। तो कोई ना कोई समाधान, तकनीकी समाधान का प्रस्ताव दिया जाता है स्टार्टअप में। ज़्यादातर, आमतौर पर अगर आप देखेंगे, बहुत ही अहम पार्ट है टीम। तो अगर आप किसी भी स्टार्टअप में देखेंगे, क्योंकि वो शुरुआत ही है उस व्यवसाय के ग्रो करने की, डेवलप होने की, वहाँ पर टीम की बहुत बहुत अहमियत है। उसकी विशेषता टीम ही बताती है। टीम के साथ ही शुरुआत होती है, बिना टीम के नहीं होती है। तो ये एक खास कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी स्टार्टअप का। बहुत ज़्यादा फोकस या ध्यान केंद्रित होता है कोई एक यूनिक, अद्वितीय, अलग सा उत्पाद या सेवा मार्केट में, बाजार में लाने का। जितनी जल्दी हो सके, टेस्ट हो या नहीं हुआ हो, हमें नहीं पता, उसका परीक्षण नहीं किया गया है, पर एकदम यूनिक, अद्वितीय प्रोडक्ट या सर्विस, उत्पाद या सेवा, और जल्दी से जल्दी उसको बाजार में लाया जाए, तो उसकी ऊपर काम होता है। इसीलिए पूरा ध्यान केंद्रित होता है, जल्द से जल्द उसको लेकर आए बाजार के अंदर। और उद्देश्य ये है कि एक नया बिजनेस मॉडल, नया तरीका, शायद उस ज़रूरत को पूरा करने का, वो समाधान को सब तक लाने का, एक जो नया तरीका है उसको वैलिडेट करना है, उसको मान्य करना है। साथ ही में कोई एक उस समस्या के लिए ऐसा एक समाधान जो कि आगे बढ़ाया जा सके, स्केलेबल हो, वो ढूंढ पाना, और साथ में ही मार्केट की ज़रूरत को पूरा करे, ऐसा वो समाधान हो, और अल्टीमेटली उसको बनाना है एक बड़ा
लार्ज बिजनेस। तो स्टार्टअप छोटे स्तर पर हुआ, पर उसका फोकस और विजन हमेशा ये होता है कि तेजी से विकास हो, तेजी से विस्तार हो, समाधान ऐसा आए जो कि आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि ग्रोथ, विस्तार तभी होगा जब जो समाधान है, बिजनेस का मॉडल जिस तरह का है वो ऐसा है जिसको कि बढ़ाया जा सके, उस स्तर पर ले जाया जा सके। लेकिन अगर मेरा मॉडल ही ऐसा है कि जो यहीं तक सीमित रहेगा, उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, तो फिर वो स्टार्टअप का हिस्सा नहीं होता। स्टार्टअप में अक्सर ऐसा मॉडल लाया जा सकता है नया, उसको टेस्ट करते हैं, उसको मान्य करवाते हैं बाजार से, मार्केट में प्ले करके, और फिर कैसे उसको टिकाऊ, सस्टेनेबल, सुचारू रूप से चलने वाला और खूब जो बिजनेस को बढ़ा सके, क्योंकि अल्टीमेटली उसको बड़ा बिजनेस बनाना है। ये स्टार्टअप का उद्देश्य होता है। ये ऑपरेट करते हैं एक टेक्नोलॉजी सेंटर्ड मैनर में, यानी कि प्रौद्योगिकी केंद्रित तरीके से काम करते हैं, पूरा इन्वेस्टमेंट पर रिलाय करते हैं। तो निवेशकों से पैसा लेकर के ये उद्यमी करे जरूरी नहीं है। अभी हमने बात की थी कि एंटरप्रेन्योर हो सकता है खुद ही की पूंजी में से पैसा लगा ले, निकाल ले, लेकिन स्टार्टअप बहुत ज्यादा निवेश पूंजी को आकर्षित करने के लिए काम करते हैं कि कैसे निवेशक आकर के हमारे इस बिजनेस में निवेश करें, इसको बढ़ाने में निवेश करें। तो उनका पूरा फोकस उस फंडिंग में होता है जो निवेशकों से मिल सके। उनका फोकस होता है कैसे एक प्रतिभाशाली टीम बनाई जाए, है ना, वो एक टीम बनाई जाए, और ताकि तेजी से आगे बढ़ें, उस स्केल कर सकें, उस क्षमता को कैसे बिल्ड किया जाए, उस पर फोकस होता है। तो पूरा अगर आप देखेंगे, पूरा ध्यान केंद्रित है ग्रोथ, तेजी से विस्तार, तेजी से आगे बढ़ना। शुरुआत से ही यहीं पर ध्यान केंद्रित है और सब कुछ इसी के इर्द गिर्द होता है। जो जरूरत देखी, पहचानी, उसके लिए जो तकनीकी समाधान आया, उस समाधान को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, वो बिजनेस मॉडल हुआ। सब कुछ अद्वितीय, यूनिक, अलग बिजनेस मॉडल भी ऐसा, सब कुछ ऐसा जो कि स्केल, विस्तार किया जा सके, और फिर उसको टेस्ट करें ताकि कि वो उस लेवल पर बिजनेस ग्रो हो सके। और टीम की खास अहमियत है, टीम को बिल्ड करने पे बहुत फोकस होता है, काफी पैसा ये स्टार्टअप्स टीम में लगाते हैं। अब अगर एक एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आए, क्योंकि अभी तो हमने कॉन्सेप्चुअली हमने ये देखा कि अच्छा ये एंटरप्रेन्योरशिप होती है, उद्यमिता, और स्टार्टअप में ऐसा होता है। लेकिन फ्लिपकार्ट का नाम आप सबने सुना होगा, है ना, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन थे? सचिन बंसल हैं। अब फ्लिपकार्ट एक स्टार्टअप क्यों है, तो देखते हैं। अभी हमने जो जो बातें स्टार्टअप के बारे में की, क्या वो यहाँ पर लागू हो रही हैं, तो देखते हैं। तो फ्लिपकार्ट शुरू कैसे हुआ था? 2007 के अंदर ये शुरू हुआ था एक ऑनलाइन बुक स्टोर के फॉर्म में, है ना, ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में ये शुरू हुआ था, और बहुत जल्दी ये लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया। फ्लिपकार्ट आज की तारीख में क्या है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपके अमेजॉन है, उसी तरीके से फ्लिपकार्ट भी एक ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन खरीद बेच का प्लेटफॉर्म। तो शुरू हुआ ऑनलाइन बुक स्टोर से और बन गया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, पहली चीज। अच्छा, फिर इसने, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है जो हम बात कर रहे हैं, तेजी से ग्रोथ, तेजी से विस्तार, जो कि स्टार्टअप में बहुत बड़ा ध्यान उस पर ही होता है, पूरा ध्यान उस पर केंद्रित होता है। तो ई कॉमर्स के क्षेत्र में तेजी से विकास, स्केलेबिलिटी और नवाचार, ये तीनों चीजें इसका उदाहरण है फ्लिपकार्ट। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है ना। तो इनोवेशन भी था, किस तरीके से लाया जाए, उसके साथ तेजी से विकास हुआ, और स्केलेबल बुक स्टोर से ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना, और वो भी इस लेवल का, इस कदर का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना
कि आज की तारीख में आप जानते हैं उस पर क्या क्या ब्रांड्स, क्या क्या प्रोडक्ट, सब कुछ हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ है, तो स्केलेबिलिटी यानी कि किस कदर बढ़ेगा आगे, उस पर पूरा ध्यान था। उसके साथ साथ जो हमने बात की निवेशकों से निवेश आकर्षित करने पर भी ध्यान होता है कि उसको कैसे, क्योंकि कोई भी निवेशक, कोई भी पूंजीपति कब निवेश करेगा, जब उसको ये दिखेगा कि इसमें निवेश करने से मुझे फायदा मिलेगा। तो उसको इतना आकर्षित बनाना, और आकर्षित बनाना मतलब वो बिजनेस मॉडल क्या वो आगे बढ़ने योग्य है या नहीं है, ये उनको समझा पाना, ये भी एक बात है। तो फ्लिपकार्ट ने बड़े बड़े पूंजीपतियों से, वेंचर कैपिटलिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, उनसे, और बाद में वॉलमार्ट का नाम आपने अगर सुना हो, वॉलमार्ट से निवेश आकर्षित किया। और बाद में 2018 में वॉलमार्ट ने मेजॉरिटी स्टेक अक्वायर कर लिया। उन्होंने इतना निवेश किया कि कंपनी का, फ्लिपकार्ट का ज़्यादा जो हिस्सा है वो, उसकी हिस्सेदारी उनकी उन्होंने हासिल कर ली, बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली। तो ये भी एक स्टार्टअप का कैरेक्टरिस्टिक है, निशानी है। उसके बाद में जो शुरुआती साल थे, सभी शुरुआती साल जितने साल थे उसमें फ्लिपकार्ट का पूरा ध्यान था फाइंडिंग एंड रिफाइनिंग इट्स बिजनेस मॉडल, स्केलिंग ऑपरेशंस एंड डिसरप्टिंग द रिटेल मार्केट। यानी कि उसने ये देखा कि कौन सा बिजनेस मॉडल होगा, वो ढूंढने में, उसको रिफाइन, उसको और बेहतर करने में, कि क्या बिजनेस मॉडल, क्योंकि पता नहीं क्या चलेगा, क्या वर्क करेगा, तो ये बिजनेस मॉडल है, अब उसको मान्य भी तो करना होगा, उसमें बदलाव भी लाने पड़ेंगे। नहीं, ये इस तरह से नहीं होगा, इसमें क्या बदलाव लाएं, इस पहलू में क्या बदलाव लाएं। तो वो बिजनेस मॉडल को स्थापित करने में शुरू का सारा वक्त उसमें लगाया। साथ ही के अंदर उसको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से कार्य करना है ताकि वो ऊपर बढ़े, तेजी से ग्रो करना है, वो फोकस था, वो ध्यान का केंद्र था। तो उस पर काम किया। और साथ में ही जो रिटेल मार्केट है वहां पर हलचल मचा दी, क्योंकि ये सोच पाना कि अच्छा ऑनलाइन खरीद हो रही है, बेच हो रही है और इस लेवल पर हो सकती है, तो पूरे रिटेल मार्केट, यानी कि एक दुकानदार के पास जाकर के जब हम कुछ खरीद रहे हैं तो वो हम रिटेल कहते हैं उसको, है ना। डायरेक्ट मैं गई दुकान पर, डायरेक्ट जिससे मुझे लेना है उसी के पास जाकर जब मैं ले रही हूँ, उसकी दुकान से, उसके ठेले से, वो रिटेल है। तो उस बाजार में हलचल मचा दी, हलचल मचा डाली, पूरा ध्यान इस पर केंद्रित था। ये स्टार्टअप का कैरेक्टरिस्टिक है, जहां पर कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो बिल्कुल अलग है, जो अब तक ना हुआ हो, कोई ऐसा समाधान, ऐसा बिजनेस मॉडल जो सबसे अलग हो। और वही फ्लिपकार्ट ने किया। तो फ्लिपकार्ट एक स्टार्टअप है। सचिन बंसल एक एंटरप्रेन्योर है। अब आप कहोगे ये क्या हो गया, हम तो बात कर रहे हैं कि एक एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में फ़र्क क्या है, हम उसी पर बात कर रहे हैं। लेकिन सचिन बंसल एंटरप्रेन्योर हैं किसके, स्टार्टअप फ्लिपकार्ट के। वो देखते हैं कैसे। तो एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हमने ऑलरेडी देखे। अब देखते हैं सचिन बंसल ने क्या क्या किया। तो उन्होंने फ्लिपकार्ट को फाउंड किया। वो को फाउंडर थे किसके साथ, बिनी बंसल के साथ। दोनों ने मिलकर के सह स्थापना की फ्लिपकार्ट की, है ना। उसके बाद उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, ये पहल की इस वेंचर को, इस व्यवसाय को शुरू करने की, उसके साथ जुड़े हुए जो भी खतरे हैं वो लेने की, और साथ में उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई कंपनी की ग्रोथ में, उसके विस्तार में, उसके सफलता में। तो ये भी एक उद्यमी का कार्य है। तो इसलिए सचिन बंसल उद्यमी हैं। साथ ही में एक उद्यमी, अभी हम आगे बात भी करेंगे, एक उद्यमी की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खास होती हैं और जो बहुत अहम होती हैं किसी भी उद्यमी के लिए, एक अच्छे व्यवसाय को चलाने के लिए, व्यवसाय को सफल बनाने के लिए। वो कुछ क्वालिटीज़ सचिन बंसल में थीं, जैसे कि इनोवेशन बहुत ही अहम है, यानी नवाचार।
निरंतर ये देखना कि अब और क्या किया जा सकता है, और कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या नया लाया जा सकता है, क्या यूनिक चीज़ लाई जा सकती है। तो वो इनोवेशन उनमें बहुत ज़्यादा था। रेजिलियंस यानी लचीलापन, यानी कुछ हुआ ठीक है, वापस आ गए और शुरू। कोई चीज़ आपको हिला नहीं सकती, उसे हम रेजिलियंस कहते हैं। वो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। और साथ ही में ये एबिलिटी कि वो कैपिटलाइज कर सकें मार्केट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि मार्केट में, बाजार में जो भी अवसर हैं उनको देख पाना और उनको पकड़ लेना, उनको लेवरेज करना, उनको भुनना, वो क्षमता उनके अंदर थी। ये देखना कि यहाँ ये किया जा सकता है, अच्छा अभी ये चीज़ें यहाँ काम, वो सारी चीज़ें। तो ये उनको एक बहुत अच्छा उद्यमी बनाती हैं, ये सारी ट्रेट्स। उसके साथ साथ उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में शुरू करना और स्केल करना ये तो शामिल ही है। फ्लिपकार्ट को की शुरुआत की, उसको स्केल किया, साथ ही में स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, चीज़ें हमेशा स्मूथ नहीं चलती, एक ही दिशा में नहीं चलती रहती हैं। तो उसको किस तरीके से, कहाँ पर क्या बदलाव लाना है, कई जगह स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत होती है, क्या रणनीति अब होनी चाहिए, वो ऐसे कई निर्णय भी उन्होंने लिए। और साथ ही के अंदर वॉलमार्ट ने, जो हमने अभी बात की थी, वॉलमार्ट ने काफ़ी बड़ा हिस्सा लिया हुआ था फ्लिपकार्ट का, बड़ी हिस्सेदारी वॉलमार्ट ने ले रखी थी। तो कैसे उससे एग्जिट करना, यानी उस वॉलमार्ट को अपना जो शेयर है वापस उससे खरीद लेना, जो हिस्सेदारी थी उससे अलग हो जाना और पूरा फ्लिपकार्ट वापस अपने पास होना, ये भी उन्होंने किया। तो ये भी एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ उद्यमी उनका रोल रहा है। तो अगर हम देखें समरी में, ये सब जो हम कुछ कुछ बातें यहाँ ला रहे थे उनका मतलब क्या है, क्यों हम बात कर रहे हैं। सचिन बंसल एक उद्यमी हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, और फ्लिपकार्ट उनका स्टार्टअप। तो अब आप कहोगे कि फिर टर्म स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर क्या एक ही हुई। स्टार्टअप हम उस व्यवसाय को कह सकते हैं, है ना, वो बिजनेस जो कि शुरू किया है। और एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जिसने उस स्टार्टअप को शुरू किया है, उसकी नींव रखी है ना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एंटरप्रेन्योर एक स्टार्टअप फाउंडर हो। आपने जो फूड ट्रक का उदाहरण देखा, आपने जो ट्यूशन वाली सर्विस का देखा, आपने मान लीजिए कोई ग्राफिक डिज़ाइनर देखा, वो स्टार्टअप्स नहीं हैं, है ना। हमने अभी बिल्कुल क्लियर देखा, साफ तौर पे देखा कि स्टार्टअप के कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टार्टअप की कुछ अलग सोच होती है, अलग दिशा में होती है, उनकी जोखिम लेने का स्तर बहुत अलग होता है, विस्तार करना ही उनका ध्यान का केंद्र होता है। तो हर स्टार्टअप एक एंटरप्रेन्योर ही शुरू करता है, जो कि स्टार्टअप का फाउंडर होता है। लेकिन हर एंटरप्रेन्योर, हर उद्यमी स्टार्टअप शुरू कर रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका जो व्यवसाय है एक उद्यमी के तौर पर, वो छोटे स्तर पर एज अ फ्रीलांसर आप शुरू कर सकते हैं, तो भी आप एक उद्यमी हैं, लेकिन आप तब एक स्टार्टअप फाउंडर नहीं हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी कि एक स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये दोनों शब्द ध्यान से लिख लीजिए, समझ लीजिए, ये शब्द कई बार आएंगे। और चूंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, उद्यमिता की बात कर रहे हैं, ये शब्द भी आपको समझाना ज़रूरी था। लेकिन स्टार्टअप बहुत अलग पैमाने पर, अलग लेवल पर, अलग स्तर पर काम होता है। शुरुआत वैसे ही होती है, लेकिन कई चीज़ें हैं जो स्टार्टअप को बिल्कुल अलग करती हैं एक उद्यमी से। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। समझ लीजिए, और आप एक चीज़ और कर सकते हैं, थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं स्टार्टअप्स के बारे में। कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ने से आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी, थोड़ा और साफ समझ आएगा कि क्या है, उनकी जर्नी कैसी है,
क्या है, क्योंकि जो अभी हमने सचिन बंसल और फ्लिपकार्ट की बात की, तो आज फ्लिपकार्ट जहाँ पर है, उसको वहाँ पहुँचाने में, उस निवेश को आकर्षित करने में, कई सारे डिसीजंस, निर्णय लेने में, उनको बदलने में, कैसे ग्रो होगा, जोखिम उठाना, ये सारी चीज़ें, ये पूरी जर्नी रही है, जो कि सचिन बंसल ने पार की है। आगे बढ़ रहे हैं और आज भी बढ़ रहे हैं। तो मज़ा आया, समझ आया। अगले भाग में मिलेंगे, कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता पर, और हम शुरुआत इस भी पर भी करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो एक उद्यमी के लिए ज़रूरी हैं। आने वाले भागों में उस पर भी बात करेंगे। तो वहाँ आपको ये ज्ञान मिलेगा, ये समझ आएगा कि क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किन चीज़ों के बारे में मुझे ध्यान रखना है, कौन-सी ऐसी ट्रेड्स हैं, ऐसी क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएँ हैं जो होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें हम करेंगे, पर तब तक आप ये देखिए। नमस्कार।